बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और अगर आपके पास हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। इस वीडियो में आप लोगों को हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट से। इस वीडियो में आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। जो भी आपके पेपर का पैटर्न है, कंप्लीट पैटर्न पैटर्न के हिसाब से ही आपको हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो कम से कम 90% पेपर की तैयारी आपकी इसी वीडियो से होने वाली है। तो इसलिए आपको बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और हिंदी लिटरेचर के अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, देखिए आपका जो पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हिंदी लिटरेचर के पेपर में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अति लघु यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। तो ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक कौन है। आपका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। तो इसका नाम है ग्रंथ इस इस्तवार दला लिटरेचर एंद्वी ए हिंदुस्तानी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन ये है, गार्सा दा तासी इतिहास ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है और ये कब प्रकाशित हुआ। तो ये आपका फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और 1839 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ है। फिर इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे। आदिकाल में रचित किसी महाकाव्य का नाम बताइए। तो आदिकाल में जो महाकाव्य रचा गया है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम। तो ये है चंद्र बरदाई इनके। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीसलदेव रासो के रचयिता का नाम। तो इनके रचयिता का नाम है नरपति नाल्ह। अगला क्वेश्चन है, पौमचर्य के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर होगा आपका स्वयंभू। ये इनके रचयिता हैं। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देखें भक्ति काल की समय सीमा क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसकी समय सीमा है 1375 से 1700 ईस्वी तक। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे, संत काव्यधारा के 4 कवियों के नाम बताइए। तो 4 कवि हैं कबीरदास, नानक, रैदास और सुंदरदास। और अगला क्वेश्चन है, नंददास द्वारा रचित 4 ग्रंथों के नाम बताइए। तो ये है रसमंजरी, विरह मंजरी, रास पंचाध्यायी और भंवर गीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के संस्थापक कौन है। तो ये हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ। अगला क्वेश्चन ये है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, 84 वैष्णव की वार्ता ग्रंथ के लेखक कौन है। तो इनके लेखक हैं गोस्वामी गोकुलनाथ। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन ये है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट ये है, भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। तो इनके युग की समय सीमा मानी जाती है 1850 से 1900 ईस्वी तक। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, द्विवेदी युग की समय सीमा। तो ये है 1900 से 1920 के बीच में। छायावाद युग की समय सीमा है 1920 से 1936 के बीच में। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, 4 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो ये हैं त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और शिवमंगल सिंह सुमन। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके अलावा अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, रीतकाल का समय बताइए। 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, रीतकाल की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, या फिर ऐसा आ सकता है, रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर है प्रमुख विशेषता, आप लोग कोई सी भी लिख सकते हो, जैसे रीति ग्रंथों का सृजन और सरंगा रस की प्रधानता, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा। तो आप लोग कोई भी इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी 2 या 3 भी आपसे पूछा सकती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, रीतिकाल की मुख्य धाराओं के नाम बताइए। तो मुख्य धारा ये है रीतिबद्ध काव्य धारा तथा रीतिमुक्त काव्य धारा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, भक्ति काल की 2 प्रमुख धाराओं का नामोल्लेख कीजिए तथा उनके प्रतिनिधि कवि का नाम भी बताइए। तो भक्ति काल के 2 प्रमुख कवि हैं कबीरदास, या फिर आप लिख सकते हैं तुलसीदास या फिर सूरदास। इन 3 में से 2 लिख सकते हैं। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, नई कविता की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसकी विशेषताएं हैं अतिशय, बौद्धिकता,
क्षणवाद, लघुमानव की प्रतिष्ठा एवं मुक्त छंद विद्वान नई कविता की 4 प्रमुख विशेषताएं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, नई कविता नामक पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो इस पत्रिका के संपादक हैं जगदीश गुप्त, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो वीडियो का आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। वेरी शॉर्ट के बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में आपको MCQ भी बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है आपके एग्ज़ाम के लिए, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इनके गुरु थे मत्स्येंद्र नाथ। इसको आप लोग टिक जरूर कर लें, इसको याद जरूर कर लेना। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो ये आदिकाल के कवि हैं, ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन ये है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पटियाला एटा में हुआ था। फिर इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कबीर के गुरु का क्या नाम है? तो कबीर के गुरु का नाम है रामानंद। इसको आप लोग टिक जरूर कर देना। इसके आगे अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये है, कबीर की रचनाओं के नाम लिखिए। तो कबीर की रचना है साखी, सबद, रमैनी, इनकी ये रचना है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर ये है, केशव की कविता में पांडित्य, प्रदर्शन और चमत्कार की प्रधानता है। भावुकता के स्थान पर हृदयहीनता और सरसता के स्थान पर विरष्टता के दर्शन होते हैं, इसलिए केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इसके आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, बिहारी की एक रचना का नाम बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। आंसर है बिहारी सत्सई। काफ़ी बार पूछा गया है, इस बार भी चांसेस हैं। इसके आगे एक क्वेश्चन ये है, बिहारी सत्सई में कितने दोहे हैं? तो ये हैं 713 दोहे। और एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित 4 नाटकों के नाम लिखिए। तो इनके 4 नाटक हैं, अंधेर नगरी, विशस्य, विषमोषधम, भारत दुर्दशा और नील देवी। इसको टिक जरूर कर देना, इसको याद जरूर कर लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, प्रसाद जी मतलब जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में हुआ था। इसके आगे एक क्वेश्चन ये है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं, इनमें से कुछ ये हैं, कामायनी, आंसू, झरना, लहर। इनको आप लोग देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को टिक कर लेना। इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। तो प्रमुख नाटक इनके ये हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, जन्मेजय का, नागयज्ञ, विशाख। कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक और है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद के उपन्यासों के नाम लिखिए। तो उपन्यास इनके हैं, कंकाल, तितली, इरावती। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कामायनी के सर्गों के नाम बताइए। तो कामायनी के 15 सर्ग हैं, जो कि है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, रहस्य, दर्शन और आनंद। इसको भी आप लोग टिक कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अज्ञा का पूरा नाम बताइए। तो अज्ञा जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा। इसको टिक जरूर कर देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो ये प्रथम तार सप्तक आपका 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट ये रहेगा, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो इसका आंसर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा जी। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुक्ति बोध का पूरा नाम बताइए। तो इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये आपके इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये है, चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन लिखिए। तो ये प्रकाशन हुआ था 1964 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये है, बृहराक्षस कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। और एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेरे लोग शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता भी गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कवि नागार्जुन का पूरा नाम क्या है, या नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का पूरा या फिर वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, नागार्जुन के 2 काव्य संकलनों का नाम उल्लेख कीजिए। तो इनके 2 काव्य संकलन ये हैं, युगधारा और सतरंगे पंखों वाली। और एक क्वेश्चन ये है, बादल को घिरते देखा है किस कवि की रचना है? तो ये नागार्जुन की रचना है।
और अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादन किया है? या फिर ऐसे पूछ सकता है कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित पत्रिका का नाम लिखिए, ठीक है, किसी तरह से पूछा जा सकता है। तो इनकी पत्रिका है धर्मयुग। धर्मवीर भारती धर्मयुग नामक पत्रिका के संपादक हैं। तो ये होगा आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अब बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो यहाँ पर भी पहला क्वेश्चन आप लोग देखें, हिंदी साहित्य के काल विभाजन का उल्लेख कीजिए। तो हिंदी साहित्य का जो काल है वो किस प्रकार बटा हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा समुचित विकास फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी से ही माना जाता है। तो आप लोग इसको पढ़ लेना, ठीक है। नीचे मैं आपको बता रहा हूँ इसका काल जो बटा हुआ वो इस तरीके से है। पहला आदिकाल, इसके अंदर आपका वीरगाथा काल है संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। इसके बाद में मध्यकाल है, इसके बाद में आधुनिक काल है। मध्यकाल जो है उसके अंदर दो काल हैं, पहला पूर्व मध्यकाल, दूसरा उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल के अंदर भक्ति काल आता है, ये संवत 1375-1700 ईस्वी तक आता है। और रीतिकाल आपका 1700 से 1900 ईस्वी तक आता है। आधुनिक काल जो है वो 1900 से आज तक, इस समय आपका आधुनिक काल ही चल रहा है। तो ये काल का विभाजन है इस तरीके से। देखिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको केवल पढ़ना है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, केवल आपको ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, केवल आपको पढ़ लेना है। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इनकी प्रमुख विशेषताएं ये रहेंगी, इस काल के काव्य में आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। दूसरा आप यहाँ पर देख लें। तीसरा ये है, इस काल के कवियों में चरित्र काव्य लिखने की प्रवृत्ति मिलती है। नीचे कई और हैं, इस काल के काव्य में कल्पना का प्राचुर्य है। इस काल के काव्य में राष्ट्रीय की भावना का अभाव है। इस काल के काव्य में युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है। तो पूरा आंसर इसका यही है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को टिक कर लें। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या फिर विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है, अमीर खुसरो का संक्षिप्त परिचय दीजिए। खड़ी बोली में रचना करने वाले खुसरो और हिंदी और उर्दू वाले समान रूप से खड़ी बोली का प्रथम कवि मानते हैं। इनका जन्म संवत 1255 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु संवत 1324 ईस्वी में। अमीर खुसरो ने दिल्ली में गुलाम वंश से खिलजी वंश तक लगभग 11 शासकों की राजनीतिक घटना चक्र का अवलोकन किया था। उनका कहना था कि फारसी और तुर्की की अपेक्षा हिंदी अधिक मधुर और सरल होने के कारण मुझे अधिक प्रिय है। खुसरो अत्यंत विनोदी, सहृदय और मिलनसार रचनाकार थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, अमीर खुसरो के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो आपको लिखना है। तो ये इसका आंसर है, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। बाद में सूरदास चैप्टर से एक अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर के श्रृंगार वर्णन पर प्रकाश डालिए या फिर सूर के श्रृंगार निरूपण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आंसर ये है, सूर सहृदय कवि थे। उनके काव्य में अधोपांत रसधारा प्रभावित हुई है। वे श्रृंगार के सम्राट हैं। सूर के संयोग श्रृंगार निरूपण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें अलौकिक स्वानुभूति और आध्यात्मिक आहार्द का प्राचुर्य है। उनका विरह वर्णन भी अत्यंत व्यापक और मार्मिक है। फिर इसके बाद में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है आपके सामने है, तुलसी की लोकप्रियता के प्रमुख कारणों का निरूपण कीजिए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए ये। इसका आंसर ये है, जब जब समाज में अव्यवस्था और अराजकता का उत्पन्न होती है, सीधे और सज्जन व्यक्ति कष्ट उठाते हैं। शासन दुष्टों के हाथ में आ जाता है, जिससे संपूर्ण समाज पीड़ित होने लगता है, तो कोई ना कोई महापुरुष जन्म लेता है जो इस अव्यवस्था और अराजकता को नष्ट कर समाज को उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यही गीता का संदेश है। गोस्वामी तुलसीदास ऐसे ही एक महापुरुष थे जिन्होंने पथभ्रष्ट समाज को सही दिशा दिखाई और मानवता का श्रेष्ठ आचरण अपनाने पर बल दिया। बाकी इसके आगे है लोकनायक का स्वरूपण, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके आगे है तुलसी का लोकनायकत्व, नायकत्व, समन्वय की विराट चेष्टा।
बाकी नीचे के जो पॉइंट हैं इनको आप लोग भी देख लें, ये भी काफ़ी पढ़ने लायक पॉइंट, ठीक है। इनको आप लोग पढ़ ज़रूर लेना, पॉइंट पढ़ें, इनके अंदर जो भी लिखा है उनको पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके सामने, कबीर के समाज सुधारक स्वरूप पर प्रकाश डालिए या फिर कबीर क्रांतिकारी कवि थे, विवेचना कीजिए। आंसर ये है, कबीर ने अपनी कविता का उपयोग समाज सुधार के प्रसंग में किया। उन्होंने कविता करने को ही अपना उद्दिष्ट नहीं माना, अपितु उसे सामाजिक चेतना के प्रति दायित्व निर्वाह का माध्यम बना दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए, केवल आपको पढ़ना है, ठीक है। पढ़ के आप लोग समझ लेना। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति भावना की विशेषताएं बताइए, इसको भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आंसर आपके सामने है। और एक क्वेश्चन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, कबीर की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन आपके लिए। कबीर ने अपनी वाणी में किसी एक भाषा का प्रयोग नहीं किया है, उनकी वाणी में हिंदी, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण तो मिलता ही है, साथ ही साथ खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, पंजाबी, मारवाड़ी आदि उपभाषाओं का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है। यही कारण है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सधुक्कड़ी की संज्ञा दी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए ये वाला क्वेश्चन। फिर इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, जायसी की प्रेम पद्धति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इसको आप लोग पढ़ लेना। हिंदी का प्रोमाख्यानक काव्य परंपरा में जायसी का स्थान सर्वोपरि है, उनका पद्मावत एक श्रेष्ठ प्रोमाख्यान है। इसके बाद में एक और शॉर्ट क्वेश्चन ये है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो इनकी कृतियाँ ये रहेंगी, नाटक ये रहेंगे इनके, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, वैदिकी, हिंसा न भवति सती, प्रताप, अंधेर नगरी, नील देवी। तो ये आप लोग ध्यान दें। इनके काव्य ये रहेंगे, प्रेम फुलबारी, बैजंती, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, भारतवाणी। और इनके निबंध ये रहेंगे, सुलोचना, परिहासवंचक, लीलावती, मदालसा आदि। इतिहास में आपको यहाँ पर देखना है, महाराष्ट्र देश का इतिहास, कश्मीर कुसुम, दिल्ली दर्पण आपके प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ये इनके ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। ये यात्रा वृत्तांत हैं। लखनऊ आत्मकथा, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये इनके यात्रा वृत्तांत हैं। ये इनके उपन्यास हैं, पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये है, पंत जी की कृतियों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पंत जी की जो कृतियां हैं उसमें नाटक हैं इनके, परी, क्रीड़ा, रानी, ज्योत्सना। उपन्यास है उनका हार। कहानियां हैं, उन्होंने 5 कहानियाँ लिखी हैं। निबंध हैं उनके, काव्य संकलनों की भूमिकाएं। और काव्य संग्रह में यहाँ पर इनके निबंध दिए गए हैं, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ें। जिसमें आपका कला और बूढ़ा चांद का फेमस है, लोकायतन, सत्यकाम, गुंजन, इनको आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये होगा आपके लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की। पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आदिकाल की आवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, इस बार भी बहुत चांसेस हैं इसके आने के, ठीक है। पूरा आंसर मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण है, ठीक है। आदिकाल की शुरुआत ही काल से स्टार्ट होती है। आंसर पर आप लोग ध्यान देंगे, आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका प्रारंभिक चरण आदिकाल कहलाता है। इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसकी काल अवधि विक्रम की 11वीं शताब्दी के मध्य संवत 1050 से लेकर विक्रमी संवत की 14वीं शती के तृतीय चरण संवत 1375 तक मानी जाती है। यह लड़ाई, युद्ध, असामान्य पृष्ठभूमि, विदेशी आक्रमण तथा पारस्परिक कलह का युग था। सामान्य परिस्थिति की दृष्टि से ये काल विकेंद्रीकरण का था। वो पंक्ति ये है, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो आप लोग इसको और आगे पढ़ें, ठीक है। इसकी जो विशेषता है वीरगाथा काल की वो आपको यहाँ पर दी गई हैं। विशेषताओं में पहली विशेषता ये है, आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। इस युग का अधिकांश साहित्य राजाश्रित कवियों द्वारा लिखा गया है। ये कवि अपने आश्रयदाता राजा को सर्वश्रेष्ठ वीर, पराक्रमी, सम्राट, अद्वितीय, रूपवान, अनुपम, दानवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, शरणागत, वत्सल आदि सिद्ध करके उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे, ठीक है। इसको आगे
ज़रूर पढ़ना आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट है वीर तथा श्रृंगार रस का सजीव चित्रण। वीरगाथा काल में युद्धों का कारण प्राय कोई सुंदरी होती थी, उसकी प्राप्ति हेतु ही युद्ध होते थे। अतः इन कवियों ने सुंदरी का रूप चित्रण राजा की उसके प्रति आसक्ति, विरह, फिर युद्ध द्वारा उसकी प्राप्ति तथा मिलन सुख का चित्रण किया है। इसके आगे अगला पॉइंट ये है चरित काव्य लिखने की प्रवृत्ति। इसके आगे अगला पॉइंट ये है संकुचित राष्ट्रीयता। इसके बाद में अगला पॉइंट ये है भाव पक्ष और कला पक्ष की सबलता। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लेना, मैंने पूरा आंसर आपको दिखा दिया है। इसके बाद का अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है रीतिकाल का परिचय देते हुए उसकी सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब देखिए मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको पूरा आंसर पढ़ लेना है। पूरा आंसर आप लोग पढ़ लोगे, अगर क्वेश्चन चेंज भी हो जाता है, ठीक है, तो बना कर आप लोग लिख आओगे। इसलिए आंसर पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जितने अच्छे से हो सके आपको उतने अच्छे से आंसर पढ़ लेना है। इसका आंसर आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर आप ध्यान दें, क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा सकता है, जैसे कि रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ बताते हुए उसके प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए, या फिर रीतिकाल के नामकरण पर विचार करते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। आंसर आप लोग यहाँ पर देखें, रीति शब्द का अर्थ, रीति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो रीति काल शब्द में प्रयुक्त रीति का अर्थ है काव्य पद्धति। रीति शब्द रीढ़ धातु से बना है। आचार्य वामन ने रीति शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विशिष्ट पद रचना रीति अर्थात काव्य रचना की विशिष्ट प्रणाली ही रीति है। इसके आगे है रीतिकाल नामकरण का औचित्य, मतलब रीतिकाल का नाम रीतकाल कब पड़ा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक के युग को रीतिकाल की संज्ञा दी है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बाद में भी कहा था कि श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई। इसके बाद में आपको ये पढ़ना है, ठीक है, ज़रूर आपको पढ़ना है। अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग बिना याद किए ही आप लोग इसको आराम से लिख आओगे। पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। अब रीतिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं वो क्या हैं, तो इसकी विशेषता है कि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। रीतिकाल के काव्य में श्रृंगार की भावना सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, प्रगतिवाद से क्या आशय है, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो अगर आपको प्रगतिवाद से कोई भी क्वेश्चन पेपर में लिखा मिल जाए तो आपको इसे पढ़कर इसके अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिख देना। ठीक है, इसके अंदर सारा आंसर आपको मिल जाएगा, इसकी विशेषताएं मिल जाएंगी, प्रगतिवाद क्या होता है इसका पूरा आंसर आपको इसी आंसर के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर प्रगतिवाद से आपको क्वेश्चन मिलता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग इसको ध्यान से ज़रूर पढ़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, प्रगति का सामान्य अर्थ है आगे बढ़ना अथवा उन्नति करना, किंतु प्रगतिवादी कवि और विचारक एक विशेष ढंग से एक विशेष दिशा में आगे बढ़ने की प्रगति मानते हैं। उनकी एक विशिष्ट परिभाषा है जिसका आधार है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक वह दर्शन है जो जीवन को ऐसी प्रगतिशील भौतिकता वास्तविकता मानता है जिसके मूल में विरोधी शक्तियों का संघर्ष चल रहा है। अब प्रगतिवादी की जो प्रवृत्तियाँ विशेषता हैं वो क्या हैं, तो उसकी पहली विशेषता ये है कि ये सामाजिक यथार्थवाद होता है। मतलब प्रगतिवादी कविता विशेष रूप से यथार्थोन्मुख रही है। इन कवियों ने छायावाद की काल्पनिक और रहस्यवादी भाव प्रवृत्तियों से विद्रोह करने की स्पष्ट घोषणा की। स्वयं पंत ने छायावादी कवि के यथार्थ को उपेक्षित करके गगन की ओर ताकने की मनोवृत्ति को ललकारा। तो ये हुआ इसका जो एग्जाम्पल है, ये आप लोग जरूर याद करना है। शून्य में उड़कर थक गए पंख जिसके, कल्पना अब भूमि पर लहरा रही है। दूसरी जो विशेषता है वो ये है, शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने समाज के शोषित वर्ग, कृषक, श्रमिक मतलब काम करने वाले मजदूर, श्रमिक, कृषक, नारी एवं वृद्ध के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त की है। जीवन का मार्मिक चित्र भी अंकित किया है। ये कवि दलितों पीड़ितों की दशा पर आंसू बहाते देखे जाते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोग ये जरूर याद करना है, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो ये एग्जाम्पल काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, अगर ये लिख दोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे।
दूसरी जो विशेषता है वो ये, तीसरी विशेषता ये है व्यवस्था विरोध, व्यवस्था भी कम त्रासक नहीं है, वह शोषण उत्पीड़न का बहुत बड़ा अस्त्र है, चाहे वह नौकरशाही हो, चाहे सामंतशाही हो, चाहे पूंजीवादी या साम्राज्यवादी हो, दीन दुर्बलों के लिए कभी कष्टकारक है। अगली जो विशेषता है वो ये है वर्ग चेतना, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद में अगली जो विशेषता है वो ये है क्रांति चेतना। इसका जो एग्जाम्पल है जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ जाओ आज अमीरों की हवेली, ये एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो विशेषता है अगली वो ये है शोषण के प्रति घृणा। इसके बाद में अगली जो विशेषता है वो ये है नारी विषयक दृष्टिकोण। प्रगतिवादी कभी नारी को वासना त्रुटि का साधन नहीं मानता है, वह उसे सम्मान देता है, क्योंकि वह पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन संग्राम में भाग लेती है। यह नारी की सामान्य प्रतिष्ठा चाहता है। इसका एग्जाम्पल ये है। आपके सामने है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये। कबीरदास के काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, या फिर किसी भी नाम से पूछा सकता है, ठीक है। कबीर समाज सुधारक कवि थे, इस कथन की समीक्षा कीजिए। कबीर मूलतः भक्त हैं अथवा समाज सुधारक अथवा कवि हैं, सोदाहरण समीक्षा कीजिए, उदाहरण सहित समझाइए। तो कबीर के बारे में अगर आपको जानना है तो ये जो आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा पढ़ना होगा। अगर कबीर के चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो आपका यही आंसर चल जाएगा, ठीक है। यही आंसर आप लोग लिख आना, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है यही आंसर। परंतु हिंदू धर्म की जड़ें बहुत गहरी थी। मुसलमानों ने तलवार के बल पर हिंदुओं को इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। इसके आगे ये है हिंदू। इसके बाद में कबीर एक सच्चे समाज सुधारक हैं, यहाँ पर बताया गया है। तो ये जाति पाति का विरोध करते थे। कबीर के समय में जाति पाति के बंधन कठोर होने के कारण निम्न वर्गीय जनता दासों का सा जीवन व्यतीत कर रही थी। अब मैं आपको यहाँ पर पूरा आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसका एक आंसर है। इसके बाद में दूसरी ये है सांप्रदायिकता का विरोध। कबीर ने सांप्रदायिकता का विरोध किया है, ठीक है। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को समान दृष्टि से देखते थे। उन्होंने दोनों धर्मों के दोषों को निकट से देखा और दोनों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने अनुभव किया है कि राम रहीम के नाम पर दोनों में ईर्ष्या और देश की आग सुलग रही है। कबीर ने दोनों को अपनी अपनी बुराई दूर करने का उपदेश दिया। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है वो ये है विराह आडंबरों का विरोध। इसके बाद में एक ये है मूर्ति पूजा का विरोध। कबीरदास जी मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए वे कहते हैं, दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन पाई, घर की चाकी कोई न पूजे, जाका पीसा खाई। इसके बाद में ये हिंसा के भी विरोधी थे। कबीरदास अहिंसा परमो धर्म के उपासक थे। वे जीव हिंसकों से घृणा करते थे, ऐसे लोगों को फटकारते हुए कहते हैं। इसके बाद में अगला यह है कि अहंकार भावना का त्याग। कबीरदास जी ने संसार को मिथ्या माना है। इस काल्पनिक जगत में मनुष्य को गर्व और अहंकार भावना का परित्याग करना चाहिए, ऐसा ये मानते थे। इसके बाद में प्रेम का संदेश इन्होंने दिया है। इसके बाद में संसार की निस्सारता की ओर इन्होंने संकेत किया है। तो अब आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो गए। अब बात करते हैं MCQs की, जो आपके बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया किसने? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? आपको ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो ये रहेगा, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नामकरण किया था कब? सिद्ध सामंत काल में। इसके आगे अगला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट रहेगा, विशलदेव रासो किस काल की रचना है? तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही रहेगा, आदिकाल की। फिर इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, चंदबरदाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ये रहेगा, आदिकाल की मुख्य भाषा क्या थी? तो इसकी मुख्य भाषा थी अपभ्रंश। इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको टिक कर देना। ऑप्शन आपका 20 पास सही रहेगा, भक्ति काल। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है। ऑप्शन नंबर 7 सही है, 1375 से 1700 ईस्वी तक। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, पृष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर 7 आपका सही होगा, स्वामी गोकुलनाथ। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, अष्टचाप में कितने कवि सम्मिलित थे? तो ऑप्शन नंबर 8 कवि। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है इम्पोर्टेंट, रीतिकाल की समय अवधि निश्चित की गई है। तो ऑप्शन 12 सही है, संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक।
इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन है? रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बा सही है, बिहारी लाल को। उसके गुरु का नाम था, सूरदास के जो गुरु थे उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा, गोस्वामी वल्लभाचार्य। इसके बाद में अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ऑप्शन बा सही है, ब्रज भाषा के कवि हैं। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई है? तो ये ऑप्शन 7 सही है, ब्रज भाषा में की गई है। फिर इसके बाद में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला है, भ्रमर गीत किसकी रचना है? तो ऑप्शन 7 सही है, सूरदास की रचना है। टिक करना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो ये भी सूरदास की ही रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर की भक्ति किस कवि किस भाव की है? मतलब सूर्य की भक्ति किस भाव की है? सूरदास की भक्ति मुख्यतः किस प्रकार की है? तो ये सख्य भाव की है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, भारतेंदु युग की समय सीमा है। भारतेंदु युग का समय माना जाता है। ऑप्शन बा सही रहेगा, 1850 से सन 1900 ईस्वी तक। और दूसरा ये है, प्रगतिवाद का कालखंड, प्रगतिवाद जो युग है उसका समय सीमा क्या है उसकी? तो सन 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, हिंदी में लोकनायक किस कवि को कहा जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 10 सही है, तुलसीदास को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये है, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो ये संत काव्यधारा के कवि हैं। और अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कबीर के गुरु थे, कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था रामानंद। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, कबीर द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है? तो ये है ऑप्शन नंबर द बीजक। इसके आगे क्वेश्चन है, साखी किस कवि की रचना है? तो ये कबीर की रचना है। इसके आगे है, कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ये ऑप्शन नंबर बा सही है, साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, कबीर का देहावसान मतलब मृत्यु कब हुई थी? तो ये है ऑप्शन नंबर आ, संवत 1575 ईस्वी में। इसका आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये है, कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी मगहर में। ऑप्शन नंबर बा सही है। इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जायसी किस काल के कवि हैं? तो ये भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? या फिर जायसी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? तो इनके द्वारा रचित महाकाव्य है पद्मावत। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद में भारतेंदु हरिश्चंद्र वाले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आ सही रहेगा। इसके आगे अगला क्वेश्चन ये है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर आ, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। इसके आगे एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, भारतेंदु जी प्रेम और भक्ति संबंधी कविताओं में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो इनकी जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ठीक है, इस तरह से पूछ सकता है कि भारतेंदु जी की भाषा कौन सी थी या फिर इनके ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई हैं? तो इनके ग्रंथ वगैरह ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, किस कवयित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सा, महादेवी वर्मा को। इसके नीचे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को कौन सी कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन बा सही होगा, यामा कृति पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, आपके पेपर में वेरी शॉर्ट हो गए और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो गए और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो गए, इसके साथ में एमसीक्यू हो गए और इसके साथ में आपके पेपर में पद्यांश भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पद्यांश दिए गए आपको। पद्यांश ये है, मेरी भव बाधा हरो, इसके लास्ट में हरित दूती होई। ये पद्यांश इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पद्यांश का संदर्भ जो है वो ये रहेगा, प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई से उद्धृत है। ये रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ रीतिबद्ध कवि बिहारी लाल की रचना है। मतलब आपको पाठ का नाम और राइटर का नाम लिखना है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पाठ का नाम बिहारी सत्सई, लेखक का नाम बिहारी लाल। अब प्रसंग आपको लिखना है कि इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, तो प्रसंग में आपको बताना है कि जो भी यहाँ पर पूछा गया हो। तो इसमें ये बताया गया है कि प्रस्तुत दोहे में कविवर बिहारी लाल ने अपनी आराध्य देवी राधा की स्तुति की है। इस दोहे के 3 अर्थ हैं। अब जो व्याख्या है वो
जो आपका पद्यांश है उसका मीनिंग है, ठीक है, उसकी हिंदी मीनिंग है। मतलब जो आपका पद्यांश यहाँ पर दिया गया है इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। यहाँ तक इसका आंसर है। अब एक और पद्यांश आपके सामने है। पद्यांश ये है, मनसा मेरी नगरी चोर मलाया। इसका जो संदर्भ है वो ये है, प्रस्तुत अवतरण गोरखनाथ कृत गोरखवाणी के पद राम 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 श्री से उद्धृत है। मतलब गोरखनाथ जी द्वारा लिखा गया है और राग रामश्री नामक पाठ से ये लिया गया है। तो ये हो गए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अब ये जो क्वेश्चन आंसर की PDF है ये आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाओगे, उसमें सबसे नीचे जब आप लोग जाओगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप लोग टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर इसकी PDF हमने अपलोड कर दी है, वहां से आप लोग इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको किस और सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके आने वाले सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी भी इस चैनल के माध्यम से हम कराएंगे। इस चैनल को आप लोग नोट कर लें, ये चैनल है MF स्टडी पॉइंट। इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी कराएंगे आने वाले सेमेस्टर की भी, और जो सब्जेक्ट आपके पास है उन सभी सब्जेक्ट की। आप लोग सब्जेक्ट का नाम कमेंट में बता सकते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, और आगे आने वाली इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेंगी, जैसे कि एग्ज़ाम में लिखने का सही तरीका, टिप्स एंड ट्रिक्स, सही तरीके से कैसे लिखें, ठीक है, अच्छे नंबर कैसे लाएँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको इस चैनल के माध्यम से आगे मिलने वाली हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।